सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे सर्बिया और कोसोवो के मध्य हुए समझौते पर। देखेंगे आखिर विवाद क्या था, समझौता क्या हुआ है और इस समझौते के क्या क्या निहितार्थ हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे असम राइफल्स पर। देखेंगे असम राइफल्स की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी, वर्तमान कंडीशन क्या है और इस समय असम राइफल्स क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्बिया कोसोवो के मध्य हुए समझौते पर। आपकी स्क्रीन पर जो है कि आप जो पूर्वी यूरोप है उसका मैप है, इसको देखेंगे तो यहीं पर दक्षिण पूर्व में आपको कोसोवो दिखाई देगा, जो कि एक देश है। अब कोसोवो को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके चारों ओर जो देश हैं उसकी भी लोकेशन आप समझ सकते हैं। इनके नाम मैं बताऊंगा और यहाँ पर थोड़ा ये भी देखिए कि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के समीप है। जब भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कोई इस प्रकार का समझौता होता है या कोई नया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है यह न सिर्फ यूरोप से जुड़ा है, न सिर्फ अफ्रीका से जुड़ा है, बल्कि यह एशिया से भी जुड़ा हुआ। और यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर नियंत्रण को लेकर यहाँ के जो भी घटनाक्रम होते हैं इनको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है और काफ़ी चीज़ें खिंच भी जाती हैं। खिंचने का मतलब ये है कि छोटी सी भी कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा रूप ले लेती है। तो हमें यह जो समझौता है इसी पूरे संदर्भों में देखते हुए समझना है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके टेक्स्ट से परिचित करवाता हूँ। कोसोवो का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोसोवो है। यह दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, यह 10,887 वर्ग किलोमीटर का है और यह एक भू आबद्ध क्षेत्र है, अर्थात इसकी जो बाउंड्री है आपको कोस्टल एरिया से लगती हुई दिखाई नहीं देगी। इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? सर्बिया से, नॉर्थ मैसेडोनिया से, अल्बानिया से और मॉन्टीनेग्रो से लगती हैं, जैसा कि आपने मैप में देखा। कोसोवो को वर्तमान समय में अधिकांश देशों द्वारा एक देश के रूप में मान्यता दे दी गई है, लेकिन भारत, रूस, चीन, स्पेन, ग्रीस, सर्बिया, बोस्निया जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दिया है। हम आगे चलकर बात करेंगे आखिर भारत ने क्यों मान्यता नहीं दिया है। अब थोड़ा सा अगर वर्तमान कंडीशन हमने समझ लिया तो अब हम थोड़ा समझना होगा कि आखिर ये सर्बिया और कोसोवो का विवाद क्या है। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और हम आते हैं 1360 एडी के पास। 1360 एडी के समय दक्षिण पूर्व यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य था, सर्बियन साम्राज्य।
इसका जो विस्तार था काफ़ी व्यापक था। आज के अगर आप यूरोप का मैप देखिए तो उसमें सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना जैसे जो देश हैं वहाँ तक क्या था इसका विस्तार था। मैं आपके यहाँ स्क्रीन पर देखिए इसको रखता हूँ। देखिए किंगडम ऑफ सर्बिया लिखा होगा, तो किंगडम ऑफ जो सर्बिया है यह सर्बिया देश का एम्पायर था जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो यह जो किंगडम ऑफ सर्बिया है काफ़ी बड़ा था। वहीं अगर थोड़ा सा और दक्षिण पूरब की ओर आइए तो एक और साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य। तो कहीं ना कहीं जब दो साम्राज्य आमने सामने हैं और दोनों में अगर संघर्ष होगा तो जो साम्राज्य ज़्यादा मजबूत होगा वह क्या करेगा, दूसरे साम्राज्य का अतिक्रमण करेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। सर्बियन साम्राज्य था, अच्छा खासा साम्राज्य था, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, यह मजबूत हुआ, तो ऑटोमन साम्राज्य ने तुर्की की सीमाओं से बाहर अपना जो है कि क्षेत्र विस्तार किया और इसके फलस्वरूप कोसोवो क्षेत्र को भी क्या कर लिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया, अर्थात ऑटोमन साम्राज्य में मिला लिया गया। ऑटोमन साम्राज्य के दौरान चूंकि यह जो ऑटोमन साम्राज्य था इसके जो एम्पायर थे अर्थात जो शासक थे वह क्या करते थे, जहां भी अपना विस्तार करते थे तो वहां पर मुस्लिम आबादी को भी बसा देते थे। तो जब ऑटोमन साम्राज्य के दौरान कोसोवो उनके अधीन आया तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी जो है कि बढ़ने लगी और यहाँ पर जो ईसाई समुदाय की आबादी थी वो घटने लगी और इसके वजह से कई प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। परिवर्तन किस प्रकार के, आप खुद समझिए कि कभी कहीं पर एक ईसाई समुदाय रह रहा हो, वहां पर अगर दूसरा समुदाय आ जाए तो वह क्या करेगा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को वहां पे अपनाएगा, तो जो भी उसमें जीतेगा वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। ठीक यहां पर भी ऐसा ही हुआ। ऑटोमन साम्राज्य के दौरान यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ी और ईसाई समुदाय की आबादी घटी। इस तरह से एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होने लगा और यह परिवर्तन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कुछ समय बाद ही यहाँ पर जो ईसाई समुदाय की संख्या तो काफ़ी कम होगी। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो इसको थोड़ा सा हम पीछे जाकर भी जोड़ेंगे, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो यहाँ पर लगभग 88% जो आबादी है मुस्लिम आबादी है, 5.8% जो है कि कैथोलिक हैं, 2.9% जो है कि पूर्वी ऑर्थोडॉक्स हैं और लगभग 2.5% जो आबादी है गैर धार्मिक है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 92% है। समझिए जहाँ पर एक पहले ये जो कोसोवो क्षेत्र था यहाँ पर सर्ब्स लोग रहते थे, यहाँ पर ईसाई समुदाय के अधिक लोग रहते थे, मुस्लिम आबादी बहुत कम थी। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के बाद क्या हुआ, ये पूरा बदल गया। और जब यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी अगर आज की है तो थोड़ा सा अगर हम 100 साल 2 साल पीछे जाएं, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के बाद अगर देखें तो वहां पर मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है वो ज़्यादा रही होगी, भले ही इतना ना रही हो। तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट नेचर रहा होगा मुस्लिम समुदाय का रहा होगा। तो हुआ क्या, जब ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा तो इसके वजह से क्या हुआ, 1912 में सर्बिया ने पुनः कोसोवो को अपने अधीन कर लिया और कोसोवो का क्या कर लिया, उसने अपने में मिला लिया, यह कहते हुए कि जब हमारा सर्बियन साम्राज्य था तो यह हमारा भाग्य था। और उसने फायदा उठाया उस समय जब ऑटोमन साम्राज्य क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा। समय है 1912 का, कुछ ही समय बाद आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध होने वाला है। तो ऐसे समय में जो ऑटोमन साम्राज्य था वह जो है कि काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इसी समय सर्बिया ने क्या किया, कोसोवो को अपने में मिला लिया। अब कोसोवो को तो उसने अपने में मिला लिया, लेकिन वह कोसोवो नहीं मिला उसको जो उसने छोड़ा था। कारण यह था कि जब उसने छोड़ा था या इससे जब छीना गया था कोसोवो को, तो उस समय क्या था, ईसाई समुदाय के लोग थे और वह कोसोवो और सर्बिया के जो लोग थे मिलते जुलती संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन अब बिल्कुल परिवर्तन हो चुका था। अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की आबादी थे, उनके अपने रीति रिवाज और अपनी परंपराएं और अपनी मान्यताएं थी। इस वजह से क्या हुआ, जो कोसोवो के लोग थे उन्होंने क्या किया, इस पर जो है कि नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा हमें आपके साथ नहीं मिलना। खैर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यह क्षेत्र अशांत बना रहा। 1946 में यह क्षेत्र कोसोवो और सर्बिया दोनों यूगोस्लाविया फेडरेशन के अधीन आ गए। अर्थात जो यूगोस्लाविया फेडरेशन था इसने क्या किया, दोनों को मिला लिया। 1974 में यूगोस्लाविया
यूगोस्लाविया ने अपने अधीन कुछ स्वायत्तता कोसोवो को प्रदान कर दिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सर्बियन साम्राज्य का विघटन हुआ, ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, तो यूगोस्लाविया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। 1992 में यूगोस्लाविया का विखंडन हुआ और सर्बिया पुनः अस्तित्व में आया और उसका एक भाग माना गया कोसोवो। ध्यान दीजिएगा, 1992 की बात है, 1992 की बात है। तो सर्बिया का एक भाग रह गया कोसोवो, जब वह क्या हो अलग। सर्बिया में इस घटना का बड़ा प्रभाव हुआ। उनको लगा कि हम आज़ाद हो गए और कोसोवो हमको मिल गया है, तो राष्ट्रवाद की एक भावना वहां पर उभरी और उसने कहा कि कोसोवो को हमें अपने से अलग नहीं होने देना। दूसरी तरफ जो कोसोवो के लोग थे वह अपनी आज़ादी की न सिर्फ मांग कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इसके लिए संघर्ष भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि अब यूगोस्लाविया का विघटन हो चुका है, तो अब हमें भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। सर्बिया यह कहता है कि कोसोवो समुदाय के लोग जो समीपवर्ती, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर हमला करते हैं, हिंसा का अंजाम देते हैं। वहीं जो कोसोवो के लोग कहते हैं हम तो आज़ादी की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर से विवाद बढ़ा दोनों के बीच, और सर्बिया और कोसोवो के बीच बढ़ते तनाव के कारण 1998 और 1999 के दौरान युद्ध भी हुआ दोनों में। चूंकि अभी तक जो पूरी मान्यता थी वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। कोसोवो चूंकि अभी एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं था, तो यह बहुत बड़े युद्ध के रूप में तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी संघर्ष यहां पर 1998 और 1999 में हुआ यहां पर। इसी बीच बड़ा परिवर्तन यह आता है कि रूस में सत्ता परिवर्तित होती है और रूस की सत्ता पर बैठते हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की जो छवि थी वह एक मजबूत नेता की थी। तो अब समझिए कि 1990 के दशक में जो सोवियत संघ विकसित हुआ था, उस सोवियत संघ का जो प्रभाव मैंने आपको सर्बिया वाला क्षेत्र दिखाया, यहां पर तो था ही था। तो अब जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता पर आए, फिर से उन्होंने क्या किया, उन क्षेत्रों को देखा जो कभी उनके अधीन रहे हुए और फिर रूस से मिलते जुलते हैं। अब इसमें उनको दिखाई दिया सर्बिया। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, रूस का फिर से क्या होगा, इसमें इंटरफेरेंस बढ़ेगा। अब इसी के वजह से क्या हुआ, वर्ष 2000 के बाद रूस ने सर्बिया का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश चिंताग्रस्त हो गए। चिंताग्रस्त ये हो गए क्योंकि आपको पता है कि जो रूस है वह किसका प्रतीक है, और वह है साम्यवाद का प्रतीक है, और वह जो है कि अगेंस्ट में रहा है जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है, या फिर कहें तो नाटो समर्थित जो देश हैं या नाटो जो ग्रुप है उनसे अगेंस्ट में रहा। तो जब रूस ने यहाँ पर प्रभाव बढ़ाया, तो अब जो है कि अमेरिका और जो नाटो के सदस्य देश थे, इनके कान खड़े हो गए कि यह तो फिर से लग रहा है कि रूस अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या हुआ, फिर से ये हुआ कि कैसे शक्ति संतुलन यहाँ पे स्थापित किया जाए। और इसी के कारण जब रूस ने क्या किया, सर्बिया में अपना प्रभाव बढ़ाया, तो कोसोवो को क्या किया, अमेरिका ने जो है कि सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। और इस तरह कोसोवो क्या हुआ, जो है कि पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका के संपर्क में आया और उसने क्या किया, समर्थन प्राप्त करना चालू कर दिया। अब यही सब विवाद चलता रहा लगभग 7 से 8 वर्ष, और इन्हीं विवादों में क्या हुआ, 17 फरवरी 2008 को जो है कि कोसोवो ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अर्थात उसने कहा हम एक स्वतंत्र देश हैं। तो जब ये स्वतंत्र देश इन्होंने खुद को घोषित किया कोसोवो ने, तो इसमें किसका, अमेरिकी समर्थन था, और साथ ही साथ जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे उनका समर्थन था। और वहीं सर्बिया ने क्या किया, इसका विरोध किया, कहे कि नहीं तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तुम हमारे क्या हो, एक भाग हो। और इसमें समर्थन किसका मिला, उसको मिला रूस का। चूंकि रूस के साथ भारत के भी संबंध अच्छे हैं, और यहाँ पर आगे मैं चल के बताऊंगा कि भारत की कुछ नीतियां हैं, उनके तहत भारत ने भी कोसोवो को राष्ट्र की मान्यता नहीं दी। चीन ने भी जो है कि कोसोवो को मान्यता प्रदान नहीं की। इस घटना के बाद क्या हुआ, सर्बिया रूस के समीप गया, तो कोसोवो ने क्या किया, नाटो से अपनी जो समीपता थी उसको मजबूत कर ली। नाटो सेना ने कोसोवो फोर्स का गठन करवाया, जिससे क्या हो सके, वो सर्बिया का मुकाबला कर सके। अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद से कोसोवो IMF और विश्व बैंक का भी सदस्य बन गया। हाल के समय में चीन का भी इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि 2008 में यह आज़ाद हो रहा है, और उसके बाद से चीन का भी इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में बढ़ा है। आपको पता है कि चीन लगातार अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रसार कर रहा। तो इस ऐसे में अमेरिका के सामने अब 2 चुनौतियां होंगी। पहला कौन सा था, रूस। वहीं अब चुनौती एक और आ गई, और वह चुनौती थी चीन की।
तो कुल मिलाकर यह जो है कि कोसोवो और सर्बिया का विवाद था, यह विवाद अमेरिका के गले में फांस बन गया था। फांस इसलिए, अगर वह इसका कोई शांतिपूर्वक समाधान ना निकलवाए तो यह होगा कि रूस और जो है कि चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अगर समाधान निकलवाता है तो समाधान के लिए क्या करना होगा, सर्बिया और कोसोवो को जो है कि एक दूसरे से मिलाना होगा। लेकिन वो मिलेंगे ही क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, अपने वो कह रहे हैं कि हम एक कह रहा है हम आज़ाद रहेंगे, दूसरा कह रहा है नहीं तुम हमारे भागो। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ कि सर्बिया और कोसोवो का विवाद बढ़ता चला गया। कोसोवो भी बिल्कुल ऐसा शांत देश नहीं है। इसने भी क्या किया, न सिर्फ जो है कि नाटो के देशों से समर्थन प्राप्त किया, बल्कि कई बार नाटो को और पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं उनको भी चिंतित किया। जैसे वर्ष लास्ट ईयर अगर हम देखें दिसंबर 2018 में, 2 साल पहले, तो यहाँ कोसोवो ने घोषणा किया कि वह क्या करेगा, एक शक्तिशाली सेना का गठन करेगा। और इससे क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन और नाटो के जो देश थे वो भी चिंतित हो गए। तो उन्होंने यही सोचा कि किसी भी तरह से अब यहाँ पर समझौता करवाना जरूरी हो गया है, नहीं तो क्या होगा, रूस का सहयोग लेकर या तो सर्बिया कुछ बड़ा कर देगा या फिर कोसोवो क्या करेगा, कुछ ऐसी गतिविधि अपनाएगा जिससे इस क्षेत्र में अशांति बढ़ सकती है। और इसी प्रयास के क्रम में अमेरिका ने एक समझौता सर्बिया और कोसोवो के मध्य अब करवाया है। अब आपको पता है कुछ समय पहले यूएई और इजराइल का जो समझौता ट्रंप ने करवाया था, उसके बाद ये जो समझौता है इसको ट्रंप की कूटनीति का बहुत बड़ा जीत बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रयास होते आए हैं वह इतने सफल नहीं रहे। अब जब यह समझौता हो गया है तो अमेरिका ने क्या प्रूव कर दिया है कि उसकी जो कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक जो पावर है वह कहीं ना कहीं चीन और रूस से प्रभावी है। तो इस तरह से यह जो समझौता है अब आखिर इसको हमें समझना होगा। लंबे समय से बातचीत इस पर चल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन डीसी में यह जो है कि डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही जो नेता हैं और दोनों देशों के, उनको वॉशिंगटन डीसी बुलाया उन्होंने और एक समझौता करा। और जो समझौता हुआ है 1 साल के लिए हो, सोचिए समझौता जो हुआ है वो 1 साल के लिए हुआ, लेकिन समझौता इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को यह वायदा किया है कि 1 साल तक ना तो कोसोवो किसी देश से यह कहेगा कि वह कोसोवो को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान करे, अर्थात आज के बाद, अर्थात समझौते के बाद अब कोसोवो किसी देश से नहीं कहेगा कि आप हमें एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करो। वहीं सर्बिया ने क्या किया, सर्बिया ने कहा कि 1 साल तक वह किसी देश से यह नहीं कहेगा कि कोसोवो की दी गई जो मान्यता है उसको समाप्त कर दें, अर्थात उसको यह कहें कि कोसोवो जो है कि क्या है, सर्बिया का भाग है। अर्थात जो यथा स्थिति है उसी को बनाकर रखी जाएगी, ना ही सर्बिया कहेगा किसी देश से कि आप कोसोवो को जो आपने मान्यता दी है उसको कैंसिल करो, और ना कोसोवो यह कहेगा कि आप हमें स्वतंत्र देश के रूप में मान, अर्थात यथास्थिति बनी रहेगी। तो जब यथास्थिति बनी रहेगी तो इससे क्या होगा कि जो इस चीज का प्रयास किया जाता था कि मान लीजिए जो है कि सर्बिया ने किसी देश से कहा कि आपने जो कोसोवो को मान्यता दी है उसको आप समाप्त कर दें, तो जैसे ही कोई देश ऐसा करता उसमें सर्बिया का नाम जैसे ही आता तनाव बढ़ जाता। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अमेरिका ने सर्बिया और कोसोवो को आर्थिक पक्ष पर कार्य करने के तैयार कर लिया। उसने कहा कि यह विवाद छोड़िए, आर्थिक मोर्चे पर काम कीजिए और इसके तहत हम आप दोनों को क्या करेंगे, लोन देंगे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाइए। आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ेंगे अपने आप जो है कि क्या होगा, शांति बन जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि आपको शांति बनाए रखने के लिए क्या करना होगा कि आपको हिंसा नहीं करनी होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, और साथ ही साथ एक दूसरे के जो डिप्लोमेट हैं, जो राजनयिक हैं, उनको स्वीकार करेंगे, उनको मान्यता प्रदान करेंगे और संवाद बना के रखेंगे। क्योंकि सर्बिया ये कहता था कि कोसोवो के हम किसी भी एम्बेसडर, किसी भी अधिकारी को मान्यता कैसे दें, वो तो हमारे भाग हैं। वहीं कोसोवो कहता था कि नहीं, हमारे अधिकारी तो एक पूर्णतः सॉवरेन स्टेट के रूप में जाने चाहिए। इसके साथ ही ये भी हुआ है कि जो सीमा विवाद है, किसी अन्य प्रकार के तनाव से दोनों देश बचेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देश इस चीज के लिए भी तैयार हो गए हैं, और यह बहुत बड़ी जीत है इजराइल की, कि इजराइल के संदर्भ में दोनों देशों ने कहा है कि वह अपनी एम्बेसी तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट करेंगे। और यह जो पॉइंट डाला गया है यह इजराइल के इफेक्ट में डाला गया है। इजराइल यह चाहता है कि अधिकांश देश क्या करें, अपनी जो एम्बेसी है जेरूसलम में शिफ्ट करें। जेरूसलम में शिफ्ट करने का मतलब है कि उसको मान लिया जाएगा कि यह क्या है, इजराइल का
भाग है। तो दोनों देशों ने जुलाई 2021 तक ये कहा है कि वह अपनी एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलम में स्थापित कर देंगे। तो इससे एक चीज और हो गया है, वो यह है कि अमेरिका यह चाहता है कि न सिर्फ जो है कि विवाद का समाधान हो, जो वर्तमान तनाव है वो रुके, बल्कि दोनों को एक ऐसे तरीके से एक दूसरे के संदर्भ में एक साथ रखा जाए जिससे हर मौके पर ये एक दूसरे के साथ आ सके, ना कि तनाव। तो इसीलिए दोनों को एम्बेसी को क्या किया गया है, शिफ्ट करने की बात की गई है। सर्बिया जो है कि अगर यह शिफ्ट हो जाती है एम्बेसी, तो सर्बिया पहला यूरोपीय देश होगा और कोसोवो पहला मुस्लिम बहुल देश होगा। जैसा कि मैंने बताया, कोसोवो की जो आबादी है उसमें मुस्लिम बहुल संख्या है, तो पहला कोसोवो मुस्लिम बहुल देश होगा जो जेरूसलम में अपनी एम्बेसी लाएगा, और वहीं सर्बिया पहला यूरोपीय देश होगा। तो देखिए, इन्होंने जेरूसलम के संदर्भ में क्या किया अमेरिका ने, कि दोनों देशों को कन्विंस करके इजराइल को खुश करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि इजराइल की जेरूसलम पर जो मान्यता है वह बढ़ेगी। इसमें आगे क्या कहा गया है कि यह हुआ समझौता में यह भी हुआ है कि जो दोनों देश हैं वह हिजबुल्ला को आतंकी संगठन मानेंगे और उसकी फंडिंग नहीं करेंगे। इसलिए ये कहा गया है क्योंकि यह देश जो इन देशों के संदर्भ में कहा जाता रहा है कि हिजबुल्ला का फंडिंग करते, तो दोनों देशों से कहा गया कि वो आतंकी संगठन है, आपसे फंडिंग नहीं करेंगे। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं आपके देश में हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, सजा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है उसके हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी का यहाँ पर बैन है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया कि इसको आप खत्म करिए। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ यह समझ में आया है इस पूरे जो है कि समझौते से कि इसमें एक तो आर्थिक पक्ष पर ध्यान दिया गया है, दूसरा दोनों के बीच के जो कुछ कॉमन विवाद थे उनका समाधान करने का प्रयास किया गया है, और साथ ही साथ इजराइल को इस समझौते के केंद्र में कहीं ना कहीं रखा गया है। तो इस तरह से आने वाले समय में दोनों जो देश हैं वो आर्थिक रूप से जब क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं समीपता बढ़ेगी। तुर्की ने जेरूसलम में एम्बेसी स्थानांतरित करने के मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जताई है, और जेरूसलम के मुद्दे पर आने वाले समय में अन्य जो मुस्लिम देश हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। कोसोवो ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान किया। भविष्य में इजराइल भी क्या करेगा, स्वतंत्र देश के रूप में उसको मान्यता प्रदान कर सकता है। जैसे ये होगा फिर से विवाद बढ़ सकता है, सर्बिया हो सकता है कि इजराइल के साथ फिर से तनाव क्रिएट हो। तो अगर एम्बेसी शिफ्ट हो जाती है तो तनाव अगर बढ़ेगा भी तो उसके समाधान के विकल्प होंगे, इसलिए यह कार्य करवाया गया है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश तेल अवीव को ही इजराइल की राजधानी मानते हैं। यह इस वजह से क्योंकि वहां पर फिलिस्तीन का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। भारत के साथ आपको पता है कि इजराइल के अच्छे संबंध है, बावजूद इसके वह अपनी जो एम्बेसी है वह जेरूसलम में स्थानांतरित नहीं करता, क्योंकि भारत जो है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को भी लेकर गंभीर रहता है। इस समझौते के भाव में निहित है कि दोनों देश जैसे जैसे आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाएंगे, इनमें करीबी आएगी, और हो सकता है आगे चलकर यह दोनों देश शांतिपूर्वक जो है कि यह जो वर्तमान कंडीशन है इसी के लिए तैयार हो जाए। समीक्षकों का मानना है कि सर्बिया ने यह जो समझौता किया है इसमें रूस की सहमति निहित है, इसलिए आने वाले समय में रूस हो सकता है कोई दिक्कत क्रिएट ना करे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि अगर सर्बिया ने रूस को कन्विंस नहीं किया होगा तो हो सकता है कि वहां पर रूस के द्वारा कुछ और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिलवाया जाए जिससे जो सर्बिया के साथ अन्य देश जो बाउंड्री शेयर करते हैं उनके साथ विवाद बढ़ सकता है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या नया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट यहां पर होते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि आखिर जो समझौता हुआ है वो 1 वर्ष के लिए हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, तो आलोचकों ने कहा है कि यह समझौता कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं है ना, यह समझौता सिर्फ 1 साल के लिए ताकि राष्ट्रपति चुनाव हो जाए और ट्रंप यह दिखा सके कि हमने देखी इतना बड़ा अचीवमेंट। वहीं दूसरे तरफ दूसरे लोगों का कहना है कि अगर यह समझौता 1 वर्ष भी एग्जिस्ट कर जाता है और जो है कि शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी जीत होगी पूरे दक्षिण पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए।
चूंकि भारत आपको पता है नॉन अलायंस ग्रुप का संस्थापक देश है और उसकी मान्यता है कि वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार करता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है और इसी के कारण वह क्या है, कोसोवो को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। वह कहता है कि कोसोवो और सर्बिया के आपसी आंतरिक मामला है, यदि भारत क्या करेगा, उसको मान्यता देगा तो कहीं ना कहीं फिर से जम्मू कश्मीर पर भी बात आएगी। तो इसी तरह से भारत ने क्या किया है, इस पर समर्थन अपना कोसोवो को नहीं दिया। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह जो सर्बिया और कोसोवो का विवाद था वो क्या था और समझौते के केंद्र में क्या है। आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर और वह है असम राइफल्स पर नियंत्रण संबंधित विवाद। ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया, अर्थात पहले जब वो स्थापित हुए, प्लासी की युद्ध वगैरह हुआ, आपने बक्सर का युद्ध वगैरह सुना होगा, तो जब वो स्थापित हो गए तो उन्होंने क्या किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर अपनी नज़रें रखाई और वहाँ पर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने का प्रयास किया। तो वहाँ के जो जनजातीय समुदाय थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश समुदाय का विरोध किया और ब्रिटिश समुदाय और या जो कंपनी है या सरकार, चूंकि सरकार इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, आपको पता है 1857 में विद्रोह होता है, फिर 1858 के बाद जो स्थिति आती है तो हम ब्रिटिश सरकार कहते हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं समान संदर्भ में कि जो ब्रिटिश समुदाय था या ब्रिटिश कंपनी थी उसको क्या किया, वहाँ के जो जनजातीय समुदाय थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, पठार मतलब बहुत चौड़े तो नहीं है लेकिन मैदानी क्षेत्र, घाटियाँ हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं, जंगल वाले क्षेत्र उस समय हुआ करते थे। इसलिए जो कंपनी के जो सामान्य सैनिक थे वह यहाँ पर बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए कंपनी ने एक अलग जो है कि पुलिस बल या सैन्य टुकड़ी बनाने का निर्णय लिया और इसी क्रम में असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कचार लेवी के नाम से की गई थी। तो असम राइफल्स का जो पुराना नाम है, जो स्थापना की गई थी 1835 में, वह है कचार लेवी के नाम से इसकी स्थापना की गई। असम का जो सिलचर का पास वाला एरिया है, यहाँ के क्षेत्र को कचार के नाम से जानते हैं, इसी के कारण यहाँ पे इसकी स्थापना हुई और नाम था, ये जो पुलिस बल था इसका कचार लेवी 1835 में। इसलिए कंपनी की सुरक्षा करना था, ब्रिटिश हितों को आगे बढ़ाना था, असम के बागान एवं कंपनी बागान को सुरक्षित रखना था। आपको पता है इन्होंने चाय के बागान, बहुत सी चीजों के बागान लगाए थे। पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार के जो जनजातीय समुदाय के विद्रोह होते थे उससे कंपनी को बचाना था। प्रथम विश्व युद्ध होता है और उसने अपनी अच्छी सेवाएं दी, इसके कारण कचार लेवी में कुछ अन्य टुकड़ियों को मिलाकर 1917 में असम राइफल्स के रूप में कचार लेवी का क्या कर दिया गया, पुनर्गठन कर दिया गया। ये जो असम राइफल है इससे पूछे जा सकते हैं सभी चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यह भारत की एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है, इसने अपनी स्थापना के बाद से हुए जितने भी युद्ध हैं सभी में भाग लिया है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर जो है कि अन्य जो लड़ाइयाँ हों। इस प्रमुख कार्य में पूर्वोत्तर में इसका जो प्रमुख कार्य है वह है पूर्वोत्तर में अलगाववाद को रोकना। इसके जो भी सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, वो पूर्वोत्तर भारत से ही होते हैं, वहाँ के जो भूगोल है उससे परिचित होते हैं, वहाँ की संस्कृति से परिचित होते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ यह मेल मिलाप करके भी रखते हैं। इसी के कारण यह न सिर्फ रक्षा करते हैं बल्कि इनका जो म्यूचुअल संबंध है वो काफ़ी अच्छे होते हैं वहाँ के लोगों से। इसी के कारण इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है या पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है आखिर किस सेना के भाग को या फिर जो है कि किस पैरामिलिट्री भाग को यह शब्द दिया जाता है, तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र किसको कहा जाता है, असम राइफल को। पूर्वोत्तर भारत बाढ़ और अन्य प्रकार की चुनौतियों का जब भी सामना करता है असम राइफल क्या होता है, इसमें एक्टिव हो जाता है और अपनी सेवाएं देता है। वर्ष 2002 से यह इंडो म्यांमार जो सीमा है अर्थात भारत म्यांमार सीमा है इसकी भी सुरक्षा करता है। इसे पूर्वोत्तर भारत में पुलिस का दायां हाथ और आर्मी का बायां हाथ माना जाता है। इस पर दो जो मंत्रालय हैं, एक है पहला गृह मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण। अर्थात यह एक यूनिक संगठन है जिस पर दो मंत्रालयों का नियंत्रण है, पहला गृह मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय असम राइफल के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वह जो है कि उसकी देखरेख करता है। वहीं जो रक्षा मंत्रालय है वह क्या करता है कि जो ऑपरेशनल कंट्रोल होते हैं वह इसको स्थापित करता है। तो देखिए यहाँ पर यह जो आपका गृह मंत्रालय है, तो इस गृह मंत्रालय के जो कार्य हैं उसमें क्या है, प्रशासनिक कार्य जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, सैलरी देना, पेंशन देना और कहाँ
पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सैलरी कितनी होगी, पेंशन कैसे दिया जाएगा, ये सभी चीज़ों को कौन करता है? गृह मंत्रालय। वहीं रक्षा मंत्रालय क्या कहता है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ के जो जवान हैं उनकी डिप्यूटेशन कैसे मिलेगा, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, इस सभी चीज़ों को क्या करता है? रक्षा मंत्रालय। तो इस तरह से देखिए प्रशासनिक जो कार्य हैं गृह मंत्रालय के पास हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी पर नियंत्रण है वह रक्षा मंत्रालय के है। असम राइफल्स के जो अधिकारी होते हैं वह आर्मी से आते हैं और इसके डायरेक्टर जनरल भी क्या होते हैं? आर्मी से आते हैं। और आर्मी पर नियंत्रण किसका है? रक्षा मंत्रालय का। ध्यान दीजिएगा, आर्मी पर नियंत्रण किसका है? रक्षा मंत्रालय का, ना कि गृह मंत्रालय का। तो यह जो कार्य है, यह जो असम राइफल्स है, यह कार्य आर्मी की तरह करती है, लेकिन इसके जो वेतन है, पेंशन है और अन्य सुविधाएं हैं वह गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, APT की जगह F होगा तो ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तरह इसको मिलती है। गृह मंत्रालय के अधीन 6 CAPF अर्थात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 60 लिख दिया गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, 6 है ये। और ये कौन कौन से हैं CAPF? वह है, एक है पहला BSF है, दूसरा CRPF है, तीसरा CISF है, चौथा है ITBP है और पांचवा है NSG और छठवां है SSB। तो इस तरह से देखें तो गृह मंत्रालय इनके माध्यम से अपनी जो सिक्योरिटी है उसको एम्पावर करता है, उसके माध्यम से सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। वहीं जो रक्षा मंत्रालय है उसके पास क्या है? सेना है। और रक्षा मंत्रालय क्या है करता है कि जो भी महत्वपूर्ण युद्ध जैसे कार्य होते हैं या जो मेन इश्यू होते हैं उसको देखता है। तो एक संगठन पर 2 मंत्रालयों के नियंत्रण से कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसी से क्या होता है कि जो यहाँ पर कार्य होते हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। वहीं इससे जो रिटायर्ड लोगों का मानना है कि जो अगर यह जो असम राइफल्स है इसकी जो एक्टिविटी है वह आर्मी की तरह है, तो इसकी जो सुविधाएं हैं वह कैसे मिलनी चाहिए? आर्मी की तरह मिलनी चाहिए। और चूंकि यह जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 2 जो है कि मंत्रालयों का रोल है, इसको खत्म किया जाए और एक मंत्रालय के अधीन इसको लाया जाए। तो जो आर्मी के ये जो असम राइफल्स के रिटायर्ड लोग हैं, है ना, ये लोग कहते हैं कि इसको क्या किया जाए, वही सुविधाएं दिया जाए जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले जो आपकी आर्मी है उसको मिलते हैं। असम राइफल्स के पूर्व कर्मचारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर कर इस 2 मंत्रालय के नियंत्रण को समाप्त करने की अपील की थी। आर्मी की कार्य के दौरान और आर्मी के कार्य के बाद मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वह CAPF से अच्छी मानी जाती हैं। इसी के कारण इनका कहना था कि इसको भी क्या किया जाए, जो है कि जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आर्मी को जो सुविधाएं मिलती हैं वह दिया जाए और ये 2 जो मंत्रालयों का नियंत्रण इसको समाप्त किया जाए। वहीं गृह मंत्रालय का कहना यह है कि जितने भी CAPF हैं वह सब हमारे अंदर हैं, तो असम राइफल्स भी जो पहले से हमारे पास है उसका नियंत्रण हमारे पास रहना चाहिए। वहीं इनका कहना यह है कि जितने भी हमारे CAPF हैं, जो 6 का मैंने नाम बताया, उसके माध्यम से हम जो हमारी बाउंड्री है उसको हम सिक्योर करते हैं, सीमाओं को सिक्योर करते हैं, इसलिए जरूरी है कि असम राइफल हमारे पास ही रहे। वहीं जो रक्षा मंत्रालय है और आर्मी का कहना है कि असम राइफल्स पर जो ऑपरेशनल अभी नियंत्रण है वह रक्षा मंत्रालय के पास ही रहना चाहिए जैसा कि अभी है। रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हमेशा से ही मिलिट्री फोर्स के रूप में कार्य करती आई है, आर्मी की तरह यह कार्य करती आई है, आर्मी का सहयोग करती आई है, इसलिए इसका जुड़ाव बने रहना जैसा कि अभी है जरूरी है। यह विवाद कई साल से चल रहा है, मामला 3 साल से अदालत में भी लंबित है। तो कोर्ट ने अब इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दोनों मंत्रालय के सचिवों, असम राइफल्स के महानिदेशक को इस पर निर्णय लेने के लिए 12 हफ्ते का समय दिया है, लगभग 3 माह का समय दिया है। 12 सप्ताह के अंदर यह फैसला लेना होगा कि क्या यही स्थिति बरकरार रखी जाएगी या इससे किसी एक मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। जस्टिस राजीव सहाय और जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने कहा कि इस मामले में सैनिक, पूर्व सैनिक भी शामिल हैं जिनका हित न सिर्फ सर्वोपरि है बल्कि सरकार के विभिन्न मंचों से इनकी जो सर्वोच्चता है वो भी घोषित की गई है। अर्थात इस प्रकार के फैसलों पर देरी नहीं होनी चाहिए और चूंकि यह मामला लंबे समय से लंबित है तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति होगी। आने वाले समय में देखना होगा सरकार क्या अपना पक्ष रखती है और इस पर फिर कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन अभी तक का जो पूरा विवाद है या जो पूरा डिस्प्यूट है उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।